देखिए, आज हम लोग एम लक्ष्मीकांत अनुच्छेद को समाप्त करेंगे, आज डीपीएसपी को समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर कुछ वीडियो में त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि हम इसमें और एक सुधार करने की प्रयास के रूप में भूमिका रखें। तो देखिए, हमारे पास में आज क्या है कि अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 42 क्या कहता है, यानी फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल अधिकार हमें रोज रोज बोला जाता है, समझ पाए। हमारे पास डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर, ओके। तो हमारे पास में अनुच्छेद यानी क्या है 42, यानी क्या कहता है कि काम या न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को प्रस्तुत सहायता। मतलब क्या है कि किसी महिला या किसी काम करने का अधिकार है, छुट्टी लेने की भी अधिकार है ना, यानी प्रस्तुति। देखते होंगे फिल्म में कि महिला को जबरदस्ती काम कराया जाता था, आप फिल्म में देखते होंगे। कल्पना करिए उस समय की परिस्थिति क्या था, कितना महिला लोगों के, मान के चले कि आज हमें कोचिंग में है और कोई मुझे जबरदस्ती पढ़ा दे, मैंने कहेगा कि पढ़ाने के लिए, और मेरा शारीरिक वर्किंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी के दबाव में काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 42 को यह प्रावधान की गई कि देखिए, किसी भी परिस्थिति में आपको मानवोचित यानी मस्तिष्क को आराम करने की भी तो आवश्यकता होगी। मान के चलिए हम लोग 12 घंटा रोज दिन प्रति 13 घंटा काम कर रहे हैं, तो संडे में एक दिन तो रिलैक्स चाहिए ना। हमको जबरदस्ती अगर काम करवाएगा तो यह तो गलत चीज। तो इसीलिए अनुच्छेद 42 को यह प्रावधान की गई है कि किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कि आपके पास में महिला है और बैंक में और गर्भवती कोई महिला है, अब इसमें आप कल्पना करिए कि उसको उस परिस्थिति में ऑफिस जाना पड़े, अगर उसको छुट्टी नहीं दिया जाए तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम का सामना। इसीलिए यह कहा है कि काम के बदले में छुट्टी का पाने का भी अधिकार होगा। यह अनुच्छेद हमें कहां पर बताती है, अनुच्छेद 42 प्रावधान करती है और अलग अलग उसको क्या कर देती है, चीजों को रिप्रेजेंट के रूप में रखती है। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि अब हमारे पास में 42 अनुच्छेद खत्म हुआ, ये समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास में 43 अनुच्छेद यानी कर्मचारियों के लिए निर्वाहक मजदूर कुटियो, यानी राज्य का यह भी कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को यानी चीजों को कर्मचारी के रूप में और ये गांवों को रूप में जोड़ने की में राज्य का यह भी कर्तव्य है कि व्यक्ति को उद्योग लगाने की, छोटा छोटा उद्योग, जैसे आप देख रहे होंगे कि मनरेगा क्या है, जो मजदूर के लिए न्यूनतम एक क्या करती है, काम करती है, उसके बदले में उसके पैसा मिलता है। तो मनरेगा के अनुसार से तो छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए राज्य का ये भी कर्तव्य है कि गांवों में भी जाके उद्योग की बढ़ावा देने की बात, प्रोत्साहन देने की बात अनुच्छेद हमारे पास 43 यह संविधान में प्रावधान के। और मजदूर को जीवन स्तर पर भी सुधार होना चाहिए। तो इसमें पॉइंट आपको याद रखे कि निर्वाहक मजदूर कुटीर का मतलब उद्योग यानी बढ़ावा देने की भी बात के रूप में रखा दिया जाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर भी करेंगे। अगर वीडियो में कुछ कमियां पाया जाता है तो कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि अनुच्छेद कौन यानी 44 यानी 44 अनुच्छेद क्या है, यानी अनुच्छेद 44 क्या है कि नागरिक के लिए एक समान कानून सिविल संहिता की बात करेगा। अब मान के चले कि एक हिंदू समुदाय है और एक मुसलमान है, ओके। तो हिंदू समुदाय और मुसलमान यानी मर्डर दोनों किया तो एक समान कानून होगा, लेकिन व्यक्ति ने तलाक वाला कुछ रहता है और उसमें कुछ होता 3 तलाक वाला, मतलब कुछ ऐसा केस रहता था, तो उसमें बताइए कि शादी विवाह में तो दोनों को अलग अलग लॉ होगा, समझ पाए, उसके में नियम कुछ और, लेकिन एक समान सिविल यूसीसी यानी करने के लिए, यानी
शादी विवाह पर भी उसको एक ही सम्मान पर, क्योंकि हमारे पास में संविधान में था कि उसके लिए अलग लॉ है और ये हमारे लिए हिंदू एक्ट अलग है। तो हिंदू के लिए अलग एक्ट था और मुसलमान के लिए अलग एक्ट है। तो उत्तराखंड एक पहला राज्य बना जो सभी भारत की नागरिक को सिविल संहिता प्रदान की। पूछा जाएगा कि सिविल अगर बिहार में भी ऐसा होना चाहिए तो इसके लिए ये समवर्ती सूची का विषय है, ये सरकार प्रस्तावना दे सकती है। इसके में संसद का यह अधिकार है कि ये कानून बनाने के अधिकार संसद कहने की विधानसभा के है। तो समझ पाए कि नागरिक के लिए समान सिविल यूसीसी व्यवस्था करवाए, यानी एक ही व्यक्ति को समान क्या पढ़े, लॉ पढ़े, यानी कानून। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखिएगा सर कितना मिनट हुआ, 5-6 हो गया। अब देखिए कि इसमें क्या है कि 45 अनुच्छेद क्या कहता है कि 6 वर्ष यानी 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को, बालकों को सुविधा, राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी व्यक्ति को वो क्या करे, बाल अवस्था में उसको कोची करे, चीजों को रिप्रेजेंट करे। यानी 14 वर्ष से नहीं 6 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सरकार का कर्तव्य होना है, पढ़ाना लिखाना ये राज्य का कर्तव्य बनता है। ये चीज को हमारा, और ये हमारा संविधान 86 संविधान अमेंडमेंट बिल 2002 में ये संविधान में दर्जा दिया गया। तो पूछेगा कि कौन सा बच्चे को 6 से लेकर कम आयु, तो 45 में आप समझ गए। और एक हमारे पास में क्या है कि 46 अनुच्छेद क्या कहता है कि एससी और एसटी समुदाय के लिए हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46 को देखेंगे कि इसमें प्रावधान क्या है। यानी एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के जो व्यक्ति को शोषण हुई है उसका शोषण न हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि राज्य का ये भी कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव न हो। ये अनुच्छेद 46 में प्रावधान की गई है। अब समझ पाए मेरी बात को कि इस चीजों को। अब देखिए अब हमारे पास 47 अनुच्छेद क्या कहता है हमारे पास में कि पोषाहार, यानी राज्य का ये भी कर्तव्य है कि नशा मुक्त करे। आज बिहार में दारू बंद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद से राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ही करे, बिहार में नशा मुक्त कर सके बिहार को। हालांकि ये जमीनी स्तर पर हुई नहीं है बिहार में, तो किस आधार से अनुच्छेद से हो गई है, तो इसके मद्यपान स्वस्थ जीवन, यानी क्या है कि राज्य का यह भी कर्तव्य है कि अगर व्यक्ति को कोई प्रतिबंध लगाना है, यानी नशा पर प्रतिबंध लगाना है। दारू बिहार में बैन है लेकिन झारखंड मिशन में चालू, तो सरकार का यह पावर है कि नशा मुक्ति का कर्तव्य है कि वह बंद करे। तो बिहार में देखते हैं कि दारू बंद है, तो यह कौन सा अनुच्छेद है? 47 अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति नशा सेवन के बारे में अगर पकड़े जाते हैं तो उसके लिए प्रावधान है। ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन पूरी तरह से बैन नहीं की जा सकती है दारू को बंद, लेकिन दवाई मान के चलिए तो बनती है एल्कोहल से, तो उसके लिए पूरी नहीं बंद की जा सकती है। लेकिन ये प्रावधान हमारे पास में अनुच्छेद, अगर सरकार को या गवर्नमेंट को लगता है कि राज्य सरकार अगर दारू यहाँ पर बंद होना चाहिए, अगर मान दीजिए कि बंद हो गया तो वहां से टैक्स कितना बना आता, अगर दारू से बहुत बड़ा तो टैक्स भी आता। तो बिहार में एक विफल भी हुई और एक सफलता भी है। हालांकि उससे कोई दारू से ही नुकसान हुआ है जो चीजों को रिप्रेजेंट के रूप में देखा जाए, तो पीने वाले की संख्या तो और बढ़ी है ना कि घटी है। ये जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि इस पर में जीवन स्तर पर सरकार चाहेगी जीवन सुधारने के लिए तो रोक सकती है। अब अनुच्छेद 48 क्या कहती है कि पर्यावरण को सुरक्षा करना, यानी राज्य का ये भी कर्तव्य है और व्यक्ति का ये भी कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को
क्या करना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना। ये हम लोग का पर्यावरण का मतलब बगीचा, पेड़ पौधा, हमारे पास में दुधारू गाय। दुधारू गाय कौन होगा, जो बछड़ा को क्योंकि लुप्त न हो जाए, क्योंकि दूध अच्छा देने वाला। तो 48 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद पर्यावरण पशुपालन वैज्ञानिक आधुनिक करिए, यानी उसको टेक्निकल से जोड़िए। अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान की गई है। तो बात को समझे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। तो अब देखिए कि अनुच्छेद पर्यावरण पशुपालन वैज्ञानिक और बछड़ों को दुधारू वाहक नस्ल को मतलब लाइए। आज भारत की जनसंख्या कितना है, तो उस हिसाब से दूध बढ़ना चाहिए ना। अगर मान की जनसंख्या आपका बढ़ा है तो उस हिसाब से आपका भनाई भी तो बढ़ेगा। तो उस स्थिति में हमारे पास में अनुच्छेद 48 क्या करता है कि पर्यावरण सुधार करना, पर्यावरण नुकसान नहीं करना, नदी नाला को भी आप सुरक्षित रखें। अब देखिए 49 में क्या कहा है कि राष्ट्रीय महत्व पार्क, यानी पार्क की व्यवस्था क्या है, यानी पार्क यानी जो भी राष्ट्रीय मार्ग होगा उसको सुरक्षित रखना हम सभी को कर्तव्य बनता है। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहे फाउंडेशन क्लास में एम लक्ष्मीकांत में, तो हमें तो इस पूरी चीजों को रिप्रेजेंट के रूप में रखना चाहिए। अब देखिए कि कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथककरण करें, मतलब ये कौन सा अनुच्छेद में दिया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण का मतलब शक्ति का बंटवारा करना, यानी क्या करना है, शक्ति का डिफाइंड करना, यानी बंटवारा के रूप में रखना है। यानी कौन सा अनुच्छेद, कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक करें, यानी शक्ति एक व्यक्ति के पास मत दीजिए, शक्ति ऐसे बढ़ा दीजिए ताकि आज भी हमारा काम तुरंत हो जाए। ओके, शक्ति का डिफाइंड यानी बांट दीजिए स्तर में, तो उसी का मतलब पृथककरण होता है। अब देखिए अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की हमारे देश में बात होती है। क्या होती है, कौन सा अनुच्छेद से हमें शांति डीपीएसपी का प्रावधान है, तो टाइम कितना हुआ सर, वह समय ये वाला देख लीजिए 5:10:05। अब देखिए कि अंतरराष्ट्रीय मार्ग क्या था, सॉरी अंतरराष्ट्रीय शांति क्या, हमारा देश शांति के बात करेगा, यानी हम अटैक ना करेंगे। कूटनीति अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी हम तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा भारत के आप जाइएगा और देखिएगा कि हमारा भारत कभी किसी देश के साथ गद्दारी नहीं की है। हमारा देश भाईचारा वाला देश है और इसीलिए अनुच्छेद 51 में ये प्रावधान की गई है कि देश में शांति व्यवस्था देश के अंदर और देश के बाहर, क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी ठीक रहेगा ना तो हम ही ठीक रहेंगे, और जब तक हमारा पड़ोसी ठीक नहीं रहेगा तो हम भी खतरा से बाहर नहीं है। जैसे में पाकिस्तान और भारत में देखते हैं कई चीजों को आपस में विवाद चलते रहता है, कई चीज, लेकिन बांग्लादेश हमारे पास नेपाल के साथ संबंध कितना है, तो वहां पर भी सैनिक खर्च हो गए कि नहीं हो गए। तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति, अगर हमारा पड़ोसी देश ठीक रह रहा है तो आप हौसला बढ़ाइए कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। समझ पाए, तो इसी प्रकार के कट गया, तो इसी प्रकार के और अलग अलग, अगर 51 अनुच्छेद हम लोग समझ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।